दोस्तों, जो इजराइल पिछले कई युद्धों में दूसरे देशों को पीटता आया है, वो इजराइल पहली बार खूब पिटा है। ईरान ने अकेले इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटनों पर ला दिया है। 12 दिन तक चले इस भयंकर भीषण युद्ध संग्राम में ईरान लड़ता रहा और अब खुद को उसने विजयी घोषित कर लिया है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जब ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया, लगातार कई मिसाइलें दागी, तो उसके सुबह सुबह ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और अब खुद नाराज घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों ही देश उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आखिर अमेरिका ने सीज फायर क्यों किया? ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा? ईरान इजराइल युद्ध से क्या सीख मिली और कौन विजेता हुआ? इस पर बड़े आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार उरूस खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर जानकारी रखते हैं इस पूरे मसले पर, इसीलिए उनसे हर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उरूस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने इस पूरे युद्ध को देखा, एक एक बारीकी समझी। अब जब अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, इजराइल ने मान लिया, ईरान ने भी अब कह दिया है कि ठीक है, हम भी अब युद्ध विराम करते हैं और हमको जीत हासिल हो गई है। आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या है कि आखिर किसकी जीत हुई, ईरान इजराइल? देखिए, जाहिर सी बात है कि ईरान सबको चीजें जाहिर हैं सारी कि ईरान ने ही सारी चीजों को फ्रंट पे ला करके और इनको घुटनों पे ले आए। और वजह ये थी कि शुरुआत में मैंने एक बात ये कही थी कि एयर बेसिस पर हमला करेगा ईरान। तो हाँ, ये जो ट्रंप ने लिया है, बैक स्टेप लिया है, ये जो इन्होंने अपने कदम पीछे लिए हैं और ये दिखावा ये कर रहे हैं मीडिया में कि ये इजराइल से बहुत खुश नहीं है और हाँ, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और पहले उन्होंने ये कहा था डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। और यस, उसके बाद से उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करने के बाद इजराइल को उन्होंने फोन करके और नेतन्याहू को पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब अपना वो डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा शो किया उन्होंने कि अपनी जो निराशा थी वो बहुत निराश बहुत ज्यादा हुए। तो सारी चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि अगर एक तरफ है स्टेट ऑफ हॉर्मस उसके कब्जे में, उसने हाँ, बंद कर दिया, दूसरी तरफ वो एयर बेसिस पे अटैक कर रहा है और एक तरफ इजराइल पे कॉन्टिन्यूअसली वो बॉम्ब भी दाग रहा है। तो सुपर पावर का जो तमगा था वो तो जाता दिख रहा है अमेरिका का, क्लियरली। देखिए, एक सेल्फ प्रोक्लेम सुपर पावर होना और प्रदर्शन करना सुपर पावर का, अपनी पावर का प्रदर्शन करना दो अलग चीजें होती हैं जो कि ईरान ने कर दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं वापस के डोनाल्ड ट्रंप ने बैक स्टेप क्यों लिया? क्यों ये इन्होंने अपने पाँव को पीछे कर लिया? वजह यस, पहली चीज़ थी कि अपनी एयर बेसेस बचा रहे थे ये, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि ईरान अब एयर बेसेस नहीं छोड़ेगा इनके। ना वो इराक में छोड़ेगा, ना कतर में छोड़ेगा, ना कुवैत में छोड़ेगा और जितने भी उसने जॉर्डन से लेकर के और अपने पैरों को पसार रखा है जितने भी एरियाज़ में, वो सभी एयर बेसेस को उड़ा देगा। एक एयरबेस इनका जिस वक़्त सुलेमानी को इन्होंने असैसिनेशन किया था, वो मारा था इन्होंने जनरल सुलेमानी को, एक एयरबेस का वो नतीजा देख चुके हैं इराक वाला। भारी तबाही ईरान ने मचाई थी उस पर, क्योंकि पड़ोस का मामला था तो ईरान ने बिल्कुल एकदम उनके एयरबेस को खस्ता कर दिया था। वहाँ पर इनकी अच्छा खासा स्टॉक पाइल था इनका, वहाँ पर जो गोला-बारूद का, और उसको ईरान ने तहस-नहस कर दिया था। उस गोला-बारूद से ही वो एयरबेस हो गया था। काफ़ी एक बड़ा जिसकी इमेजेस इन्होंने क्लियर नहीं होने दी थी मीडिया में। हालाँकि अब मौजूदा हाल ये देखा जाए, अभी सीज़फायर होता है, थोड़ी देर के बाद उसका उल्लंघन हो जाता है, जी, ठीक है? तो ये वही इज़राइल है जिसने ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिज़बुल्लाह के साथ सीज़फायर किया था और उसका उल्लंघन किया था। और फिर उसके ऊपर ये डाल दिया था इल्ज़ाम कि हमास और हिज़बुल्लाह मिलकर के उल्लंघन कर रहे हैं सीज़फायर का। ठीक हाँ, है, अभी वही फिर से रिपीट हो गया ना केस वही वाला कि अभी ईरान ने ईरान पर वायलेशन का इन्होंने ट्रेडमार्क लगा दिया कि ईरान ने वायलेट करा था इसलिए हमने वापस इस पर स्ट्राइक्स करी है। तो इसलिए ट्रंप ने अपनी वो करी मतलब निराश हुए। अभी नाराजगी नाटो की जो दिखाई समिट होने इजराइल पर, बिल्कुल ठीक बात है। जी, नाटो की समिट होने वाली है। हाँ, ट्रंप नाटो की समिट के लिए निकलने वाले हैं। दूसरी चीज़, नाटो में टर्की ने ये बात रखी क्योंकि नाटो में टर्की भी शामिल होने वाला है। दूसरी चीज़ कि टर्की एक तरफ एलाई भी है ईरान का और नाटो का मेंबर भी है टर्की, तो वहाँ पर ये भी रखेगा बात कि टर्की के
सीज़ फायर के लिए मैंने भी आगे कदम बढ़ाए थे और ये चीज़ के लिए मैंने भी अर्ज किया था उसको ईरान को कहा था कि सीज़ फायर होना चाहिए, मगर सीज़ फायर जहाँ तक कि मेरी एनालिसिस से नहीं होगा। और अच्छा। ईरान की जीत इसलिए दिख रही है ईरान की जीत इसलिए दिख रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है बहुत बड़ा चैनल था, ऑयल कॉरिडोर है देखिए ग्लोबल ऑयल ऑयल कॉरिडोर है, ठीक है? एक दिन में लॉस होता है तो समझ लीजिए बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है ग्लोबल। और स्टॉक एक्सचेंज चाहे वो इंडिया का हो और चाहे वो न्यूयॉर्क का हो, फिर वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो स्टॉक एक्सचेंज धड़-धड़ा करके नीचे आ जाता है। 800 हज़ार पॉइंट नीचे आना एक बहुत बड़ा रिसेशन का निशानी है ये, कि अगर इतना बड़ा वो आता है। और खाली ऑयल कॉरिडोर अगर बंद होता है तो फ़िनलैंड उसको दूसरा ऑप्शन देने लगा था हाल में ही, लेकिन ठीक है? कि ऑयल इसका एक कॉरिडोर बुरा अगर ये प्रभाव बंद ईरान होता है। पर भी तो पड़ता। अमेरिका ने ये बात कही थी कि अगर ईरान ऐसा करता है तो ये एक तरह की इकोनॉमिक सुसाइड कही जाएगी। नहीं देखिए, अमेरिका की बातों में अब आने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका ने कई सारे मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स जारी करे हैं इधर। पूरे जो 12 दिन का ये जो चला है ना वॉर ये, इस 12 अच्छा, दिन क्या की एक वॉर बात में मैं जानना चाहूंगी कि अमेरिका को ये भी डर था क्योंकि जब अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, एक साथ कई मिसाइल दागी जब ईरान ने, तो क्या अमेरिका को ये डर था कि जब ये तस्वीरें सामने आएंगी, इनके एयरबेस जो भ्रष्ट होते हुए, नष्ट होते हुए जब तस्वीरें सामने आएगी तो एक मैसेज जाएगा कि लीजिए ये तो दुनिया का दादा बना फिरता है और लो दुनिया का दादा पिट रहा है। तो क्या इससे बचने के लिए भी बिल्कुल। हुआ कि अब शांति स्थापित की जाए, युद्ध विराम सीज फायर कर लो? नहीं, सबसे बड़ा था स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा था इन्वेस्टमेंट, जो बिलियनियर्स के जो इन्वेस्टमेंट लगे हुए थे, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स के जो इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए थे ग्लोबली वो मार्केट क्रैश। और दूसरा सबसे बड़ा कि जो वहाँ की पब्लिक, अमेरिकन पब्लिक और यूरोपियन जो वो सड़कों पे जो आ गए थे, ये 2 प्रेशर इनके ऊपर बहुत बड़े थे क्योंकि गवर्नमेंट जो चलाते हैं वो बिज़नेस टाइकून्स ही चलाते हैं अल्टीमेटली कहा जाए चाहे इसको सच को कड़वा ही क्यों ना लगे। मतलब ये मगर मुल्कों की जो गवर्नमेंट होती है वो बिज़नेस टाइकून्स चलाते हैं। अमेरिका एक कैपिटल देश कहा जाता है, कैपिटलिस्ट कहे जाते हैं अमेरिकन्स और अमेरिका की इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर योगदान है बिज़नेस टाइकून्स का है, वहाँ की इकोनॉमी में। और उसके अलावा देखिए जो वहाँ पर हर 10वाँ बंदा मिलियनेयर है, हर 15वाँ बंदा हर 100 में 1 बिलियनेयर है वहाँ पर। ठीक है, अमेरिका में इस तरह का सीन चलता है, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था इनके ऊपर। ग्लोबली इज़राइल और अमेरिका दोनों के ऊपर था। उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था और उसका देखिए कॉरिडोर बंद होना और कॉरिडोर कॉरिडोर का ऑप्शन ढूँढना, बहुत समथिंग डिफरेंट होता है। अगर हम 1 घंटे की बात कर लें, 1 घंटे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है, तो 1 घंटे में 700 बिलियन नियर अबाउट $700 बिलियन का लॉस होता है सिर्फ़ 1 घंटे में। ओह माय गॉड। ठीक है, $700 बिलियन बहुत होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $700 बिलियन में एक देश बन जाता है पूरा, ठीक बिल्कुल। है? और वहीं $700 बिलियन 1 घंटे में लॉस हो रहा है और अगर कहीं उसने 1 साल के लिए बंद कर दिया या 1 महीने के लिए बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो क्या होगा? हालाँकि कहे मीडिया में जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, अभी बार-बार स्टेटमेंट्स ये जारी करे जा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने से कुछ नहीं होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हमारे पास ऑप्शन भी है, कोई ऑप्शन नहीं है हुँ, देखिए दूसरा। हुँ, अगर ऑप्शन होता तो वो सामने हुँ, दिखता। ठीक हुँ, है? हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है? स्टॉक हुँ, एक्सचेंज अगर गिरता है तो रिसेशन आता है, तो मंदी आती है और मंदी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है तो वो आर्मी और मिलिट्री के ऊपर पड़ता है, मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव। ठीक है? हुँ, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लोग पलायन करने लगे मुल्क से, हुँ, ठीक है? अगर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पर बिज़नेस लॉस हो रहा है, हम हाल में ही हुँ, अपने प्रदेश की बात ले लेते हैं यूपी की, कि जिस वक़्त ये टेनरीज़ जो थी कानपुर की, जी। ठीक है? हुँ, जो हुँ, कानपुर की जो टेनरीज़ थी, लेदर टेनरीज़ और जब यहाँ पर बहुत सारे शटडाउन्स होना शुरू हो गए, तो ये पलायन करके वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल से ये बहुत सारे मेजॉरिटी में ये क्या करते हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज़ ढूँढना तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो जो शूज़ हमको मिलता था 2500 ₹3000 का, अब उसकी रेंज 8 से 9000 हो गई है। तो देखिए रिसेशन ऐसे इम्पैक्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ऐसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हुँ, ट्रम्प ने जो बैक स्टेप लिया है, ये इस वजह से नहीं लिया है कि हाँ, ये कहीं न कहीं सीज़ फायर के फ़ेवर में है या ये पीस डील चाह रहे हैं या कुछ। ये बहुत बड़े प्रेशर में थे और ये इनकी हार हुई है। सीधे-सीधे ईरान ने इनकी इकोनॉमी पर अटैक किया है प्रॉपरली और इकोनॉमी के साथ-साथ इनके मैन पावर पर भी अटैक किया था ईरान ने। दूसरी चीज़ क्या ये कि भी एक कहा जा सकता है कि रूस की एंट्री की आशंका ने ट्रम्प को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया? पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कहने की इसलिए क्योंकि रूस ऑलरेडी एंटर कर चुका था और रूस ने एक जगह पे मीटिंग में ये भी कह दिया था कि ईरान मेरा प्रॉक्सी है।
ये वर्ड जो यूज कर लिए थे, देखिए ये वर्ड्स बहुत बड़ी चीज होती है कि अब जो मिलिट्री जितनी भी होगी, जितना भी मिलिट्री रेजिमेंट्स होंगे, जितनी भी मिलिट्री आर्सेनल होगा, वो सब इसका मतलब बैकिंग रशिया देगा। और अगर रशिया ने प्रोविजन दे दिया, और रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ आर्सेनल और इन सब चीजों का वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सेकंड नंबर पर वर्ल्ड का इस वक्त। तो अगर उसने प्रोविजन दे दिया इनको, और अगर उसने सप्लाई देना शुरू कर दी, तो जंग जीतना ईरान के लिए बाएं हाथ का खेल बन गया। दोनों ही मुल्कों से साइमल्टेनियसली, यानी कि एक वक्त एक तीर से वो दो शिकार कर ले जाएगा ईरान। एक तरफ तो है अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल है, मगर बैकिंग में यूरोप की इतने सारे मुल्क हैं, ठीक है, इंग्लैंड है, पोलैंड है, फिनलैंड है, फ्रांस है, सारी चीजें हैं, जर्मन है, ये सारी चीजें उठा करके ये भी बैकिंग में, सभी घुटनों पर आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि देखिए मामले जब इकोनॉमी से जुड़ा होता है तो वो बड़ी चीज होती है। हाँ, अब हम बात करते हैं ओआईसी की, तो ओआईसी का इसमें खेल ये हो गया था कि देखिए ओआईसी ने सिर्फ एक ही चीज कही थी कि तुम मेरे मुल्क पे हमला करोगे तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका की ये बहुत ही पुरानी रणनीति थी कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में अपने एयर बेसेस डालना, ताकि कोई एक मुल्क के ऊपर अगर वो प्रेशर डालेगा तो वो बदले में एयरबेस पे हमला करेगा। मिसाल के तौर पर कतर पे किया उसने हमला, कतर के एयरबेस पर हमला किया, तो मिसाइल्स अल्टीमेटली कतर बॉर्डर क्रॉस करके कतर के अंदर आई, एंटर करके, और फिर वो एयरबेस पर हमला हुआ। ठीक है, दूसरा जो आर्मी है यूएस की, और यूएस की आर्मी में वहां की सिविलियंस बहुत ज्यादा, देखिए हर मुल्क की आर्मी सिविलियन से ही बनती है, तो वहाँ के सिविलियन की एक बड़ी पॉपुलेशन, और फिर वो लोग बढ़ चढ़ करके गवर्नमेंट मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। तो उन फैमिलीज का भी बड़ा प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर। तो ट्रम्प के ऊपर देखिए पांचों छह तरफ से प्रेशर पड़ा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सब वर्ड यूज करे थे। और दूसरी चीज कि सीज फायर का उल्लंघन होगा, ये भी इनको अच्छे से पता था, ठीक है। और ये नाटो की मीटिंग में जा रहे थे और इन्होंने निराशा दिखाई थी कि मैं बहुत निराश हो गया हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची है, दिल को ठेस पहुंची है, अब मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। ये सब गलत बातें हैं। देखिए ये सब सिर्फ मीडिया में एक फ्रेम बनाने वाली बातें हैं कि मीडिया में किस तरह से फ्रेम बनाया जा रहा है। अच्छा, आपके पास तो बहुत अनुभव है इन चीजों का, इसलिए मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव क्या कहता है कि कितना चलने वाला है ये सीज फायर? देखिए सीज फायर लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि सीज फायर इसलिए नहीं चलेगा लंबा, ईरान ने अभी तो सिर्फ रिटेलिएटरी स्टार्ट करा था यूएस के एयर बेसिस पे, क्योंकि उसने वो 3 शहरों पर नातांज और इस्फहान और फर्दो पे जो हमला किया था, ये तो उसका रिटेलिएटरी स्टैंड था ना, कि उसने रिटेलिएशन किया था। अभी तो जनरल का, जो जनरल सुलेमानी थे उनका बदला लेना बाकी है, और जो इब्राहिम थे उनका बदला लेना बाकी है, अभी तो बहुत सारे लोगों का बदला लेना बाकी है। अगर यहाँ पर ईरान बैक स्टेप लेता है तो वहां की आवाम फिर ईरान की जो आयतुल्लाह खामनेई है उनके अगेंस्ट में चली जाएगी, इसलिए ईरान बैक स्टेप नहीं लेगा। ईरान ने दूसरा कह ये है, जरूर दिया है, ऑफिशियली कह दिया है कि हाँ सीज फायर हमने मान लिया है। अभी उल्लंघन भी हो गया है 15 मिनट पहले, ठीक है, उसके 15 मिनट पहले उल्लंघन जो हो गया है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि देखिए ना ही तो इसराइल रुकेगा सीज फायर के लिए, ना ही तो इसकी ईरान फिर रुकेगा रणनीति क्या इसराइल के होती है पास। उरुस साहब की, पहले सीज फायर को मान लो और फिर उसके बाद में उसका उल्लंघन करो कि देखिए हमने देखिए तो आखिरी मिसाइल मार दी। हाँ, इसलिए क्योंकि मीडिया जैसी सीज फायर होगा, मीडिया का पूरा रुख वापस फिलिस्तीन के ऊपर चला जाएगा कि फिलिस्तीन में ये बैकड्रॉप में ये क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द कर्टेन ये क्या कर रहे हैं, फिर वापस वही मीडिया का अटेंशन चला जाएगा। तो इस वक्त तो ये आउट ऑफ माइंड ये हो चुके हैं कि हम करें तो क्या करें। सीज फायर वाला जो मामला होता है, देखिए सीज फायर ये करने के लिए, सीज फायर एक ऐसी चीज होती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज से 10 साल पहले भी जब एक केस आया था फिलिस्तीन और इराक और सीरिया को लेकर के, तो देखिए सीज फायर में उस वक्त जो लॉयर थे, अमेरिकन लॉयर जो थे उस वक्त के, और क्योंकि मामला बशर अल असद से जुड़ा हुआ था, तो एक पॉइंट रखा गया था वहां पर कोर्ट में, उन्होंने ये बात कही थी कि सीज फायर से दोनों ही मुल्कों को चेंजेस करने का मौका मिलता है, दोनों ही मुल्कों को गेयर अप होने का मौका मिलता है, और दोनों ही मुल्कों को नए फैसले और नई प्लानिंग्स करने का मौका मिलता है। प्लान सारे हो चुके हैं। देखिए रीजन इनको चाहिए ही चाहिए है, यूफ्रेट से लेकर के नाइल तक का इसराइल को, इनका इनकी प्लानिंग सारी तय है। सीज फायर का मतलब खाली प्रेशर था इनके ऊपर। अच्छा, जो बिलियनर्स का प्रेशर था, एक ज्विश कम्युनिटी है अमेरिका में, जो एक बड़ी परसेंटेज होल्ड करती है अमेरिका में इकोनॉमी की, ठीक है, नियरली अबाउट 32%, 30% की इकोनॉमी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, वो ज्विश कम्युनिटी है बहुत बड़ी, वो जाइनीज हैं वो सब भी,
ठीक है? वो प्रॉपर्ली फंड करते हैं इज़राइल को, इज़राइल का मेजॉरिटी में जो फंड आता है वो उसी कम्युनिटी से आता है। ओके। अब अगर ये सीज़फायर करते हैं और उनका ये ऑर्डर है कि तुमने सीज़फायर को एग्री क्यों किया, तो ये सीज़फायर का वायलेट करेंगे, ये वायलेशन करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी एक प्रेशर है बहुत बड़ा, वहाँ की आवाम का भी प्रेशर है और दोनों ही चीज़ों का प्रेशर है। तो यहाँ पर सीज़फायर का कोई मायने नहीं बनते हैं जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, दोनों ही तरफ स्टैंड ले रही हैं बराबर की। तो तो कहीं क्या से ये कहीं तक माना जाए सीज़फायर कि दिख युद्ध नहीं रहा अभी है। खत्म नहीं हुआ है और अभी तो एक तरह की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है? बिल्कुल, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसमें युद्ध में खत्म नहीं हुआ है, इसमें चेंजेस दिखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा जैसे किस तरह ज्योग्राफिकल के चीज़ें चेंजेस? चेंजेस इस तरह के देखिए दिखेंगे अभी बहुत सारे इसमें ट्रीटीज़ हो सकता है वो बीच में साइन हो जाए या बहुत सारी मीटिंग्स होना शुरू हो जाएँ, अचानक से कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो जाएँ और उस कॉन्फ्रेंस पे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि ट्रेड से रिलेटेड हो सकते हैं और ज्योग्राफिकल चेंजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। हुँ। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँ कि गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन में एक बड़ी चीज़ होती है। गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन में जो ये मीटिंग्स का जो रिज़ल्ट निकलता है ना, कंक्लूज़न जो निकलता है, निष्कर्ष जो निकलता है, वो बड़ी मायनेदार होता है। कोई भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। अब नाटो में जो मीटिंग होने वाली है और नाटो से रिज़ल्ट क्या निकलता है, वहाँ पे क्या पॉइंट्स उठाए जाएँगे, वो बड़े मायनेदार हैं इस युद्ध को लेकर के, जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है। जी। अगर अमेरिका इन चीज़ों को वहाँ पर लेकर के रखता है और उस पर ये सवाल ज़रूर होगा कि अमेरिका से ये सवाल होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स क्यों करी थी? हुँ। अगर सीज़फायर करना था। तो आगे देखते हैं कि अमेरिका क्या जवाब देता है और दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि इज़राइल अपना क्या पॉइंट रखता है। हालाँकि इज़राइल के जो एम्बेसडर जाते हैं इन सब मीटिंग्स में और जो वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं मीटिंग्स में, ये इतिहास है। वो लोग वो चीज़ें भी ज़ाहिर कर देते हैं जो वो करने वाले हैं और जैसे प्रीवियस मीटिंग्स में हो चुका है। हुँ। अच्छा, ईरान और इज़राइल ने इस युद्ध से क्या सीखा होगा? क्या सीख मिली होगी दोनों को? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो ये है कि देखिए ईरान कमज़ोर नहीं है, इज़राइल ने ये सीख लिया। कि हुँ। ईरान कहीं से कहीं तक स कमज़ोर नहीं है। मैं आपको एक ताज़ा तरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ईरान के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी इज़राइल के पास ईरान की कि ईरान बंकर्स बना रहा है, टनल्स बना रहा है और न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। ये सब रिपोर्ट्स आई थी। दूसरी तरफ ईरान में एक मीटिंग होती है गार्डियन ऑफ काउंसिल की, जो शोराए निगहबान कहा जाता है वहाँ पर, पर्शियन में उसको। उनके शूरा में ये एक बात उठाई गई थी, पैंडेमिक से 2 साल पहले की बात है ये। पैंडेमिक जब हुआ है, ये ग्लोबल पैंडेमिक जितना भी हुआ है कोरोना, उससे 2 से 3 साल पहले की बात है ये। और ये शूरा काउंसिल में ये मीटिंग उठाई जाती है गार्डियन ऑफ काउंसिल में कि ईरान एक ऐसे कुछ ऐसे प्लेन्स तैयार कर रहा है जो कि बिना रनवे के लिए ही उड़ जाएँगे। फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है, इज़राइल ऐसे फाइटर जेट्स तैयार हुँ। कर रहा है। और वो इज़राइल फाइटर जेट्स की जो वो है एयर बेसेस हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मगर सुनने में आता है वहाँ पर ये बातें उठाई गई थी कि वो रिहायशी इलाकों में रखे गए हैं। बाद में ये उनकी इंटेलिजेंस क्लियर करती है ईरान की कि वो कहीं और नहीं, बिल्डिंग्स के अंदर रखे गए हैं। और वो ये फिर उसके बाद मीटिंग में ये भी क्लियर होता है, उसके लेटर ऑन ये भी क्लियर होता है कि वो फाइटर जेट्स नहीं, वो ड्रोन्स हैं। जिसमें से हुँ। एक ड्रोन हाल में ही ईरान ने मार गिराया था अभी, तेहरान में। इज़राइली ड्रोन जो था, जो इंटरसेप्ट किया था उसको, ठीक है? वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन था और उसको इंटरसेप्ट किया था, जो काफ़ी फ्लाइट ऊपर लिए हुए था काफ़ी। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। तो देखिए कहीं न कहीं तो देखा जाए टेक्नोलॉजी में ये समझ में आ गया है, जो अभी मौजूदा स्थिति हुई, जो मौजूदा वॉर हुई, कि ईरान टेक्नोलॉजी में भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। और जो क्लस्टर बॉम्ब्स दागे गए हैं, ठीक है? उसके अलावा जो अलग-अलग तरह की मिसाइल्स दागी गई हैं, चाहे वो सुपरसोनिक हों, चाहे वो हाइपरसोनिक हों, उनकी स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही थी, कहीं 2000 किलोमीटर हुँ। प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही थी। तो टेक्नोलॉजी में ईरान कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहा। ये हुँ। इनको पता चल गया है, इज़राइल को ये सीख लिया है इज़राइल ने। दूसरी तरफ ईरान ने ये सीखा है कि इज़राइल कभी भी अपने वादे पे नहीं टिकता है और ये हमेशा पीठ में खंजर झोंकता है हाँ। भोंकता है। दूसरी इससे ये पता चला कि अभी सीज़फायर हुआ, अभी इनके जो प्रॉक्सीज़ थे हिज़्बुल्लाह, हमास से, वो जो हाल में ही हुए। फिर जो हमास के लीडर थे, उस वक़्त वो मीटिंग में गए हुए थे, ईरान गए हुए थे और वहाँ उनका किलिंग हो जाती है, वहाँ वो मार दिए जाते हैं।
इनके जनरल्स मार दिए जाते हैं, तो इज़राइल हमेशा पीठ में खंजर घोंपता है। ये बात ईरान को अच्छे से पता चल गई। एक लंबी वॉर को देखा जाए तो ईरान तो शॉर्ट टर्म में नहीं सोचता है, ये चीज़ क्लियर हो गई इस हम्म। वॉर से। ठीक है, हम्म। तो ईरान के पास अभी बैकिंग में बहुत कुछ है जो रिवील करना बाकी है। यानी कि ईरान, मुझे जहाँ तक एनालिसिस है मेरी, कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत करी है अभी हाल ही। अच्छा। और जबकि इज़राइल अपनी पूरी रण दिखा चुका है। रणनीति का जो रण कहा जाता है, जो एक रणनीति के जो रण, वो इस वक़्त ईरान के हाथों में दिख रहा है, मौजूदा हम्म। हालात में। अच्छा, इज़राइल जो दावा कर रहा है कि हमें हमारे जो लक्ष्य थे वो हमने पूरे कर लिए, वो किन लक्ष्यों की बात कर रहा है? क्योंकि इज़राइल ने ना तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए, वहां से भी ये खबरें इज़राइल के तमाम अखबारों ने, तमाम वेबसाइट्स ने खुद छापी है, उनके अधिकारियों तक ने ये बात खुद कही है। अमेरिका के हुँ। तमाम अधिकारियों ने ये बात खुद कही है कि यूरेनियम कहीं और मूव किया जा चुका है। तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो पूरा कर लिया इज़राइल ने और बोल रहा है कि अब हम, इसीलिए हम अब सीज फायर को मान रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हवाई स्टेटमेंट लग रहे हैं कि लक्ष्य पूरा हो गया है। लक्ष्य ऐसा कोई पूरा नहीं हो गया। क्यों? उनके लक्ष्य में जो शुरुआत में 1890 में जो इनके वादे हुए थे, जो थियोडोर हर्ज़ल ने जो वादे लिए थे जब एस्टेब्लिशमेंट के इज़राइल के वक़्त, वो वादों में से कोई देखिए, ये लोगों ने इनके अमेंडमेंट नहीं होते हैं वादों में। हम्म। ज्यूइश कम्युनिटी में ज़ायनिज़्म में अमेंडमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है वादों में। तो इनके जो वादे थे, इन्होंने अकॉर्डिंगली उसको पूरा किया है अभी तक अपने वादों को। जो इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से यहाँ तक एंटर करूँगा, फिर उसके बाद उसको सन 1917 का जो इन्होंने लैंड रेंट पे लेने के लिए फ़िलिस्तीन से, और जो इन्होंने इंग्लैंड में एक याचिका सबमिट करी थी, और उसके बाद उन्होंने वो लैंड का इकोनॉमी में और वहाँ की लाइफ़ में कोई लॉस नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। वो सब इन्होंने किया और अपना जो लक्ष्य था वो हासिल किया इन्होंने। तो अभी लक्ष्य तक तो ये नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, यूफ्रेट रिवर तक तो जिनको पहुँचने का जो उनका ख्वाब है, वो तो नहीं पूरा हो पाया है। जहाँ तक कि लेकिन इनका जान माल की बात की जाए उरूस साहब, तो जी, जान का जितना ज्यादा नुकसान ईरान ने झेला है उतना इजराइल ने नहीं झेला है। हाँ, माल का नहीं नुकसान झेला। जरूर हुआ है इजराइल को बहुत ज्यादा। हुँ, तो क्या ये हुँ। भी कहा जा सकता है कि बहुत नुकसान की वजह से इजराइल ने सोचा कि ठीक है, अब सीज फायर ही सही? हाँ, देखिए, नुकसान बहुत हुआ है, नो डाउट, अनडाउटेडली। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि रिसर्च सेंटर्स जो टारगेट पर हैं इनके, ठीक हाँ। है, रिसर्च सेंटर्स इन्होंने, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के लिए बना के रखे हुए हैं वो। इनको ये पता है कि वर्ल्ड वॉर होगी, पब्लिक को भी पता है वर्ल्ड वॉर होगी, और वर्ल्ड वॉर 3 के लिए वो बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना के रखे हुए हैं, जहाँ केमिकल वेपन्स तैयार हो रहे हैं अलग-अलग तरह के, जहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार हो रहे हैं अलग-अलग तरह के। उन वेपन्स को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, रिसर्च सेंटर्स को बचाने के लिए, और वो ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो ज़मीन को 200 फीट तक उड़ा देती हैं गहराई में, जो ईरान की, उन मिसाइलों से बचने के लिए इन्होंने सीज़ फायर के लिए आगे कह दिया था कि हाँ, हम सीज़ फायर करेंगे। अब ये नहीं पता, ये भी रिवील हो जाएगा कुछ दिनों के बाद कि वो ज्यूइश कम्युनिटी की तरफ से फ़ोन आया था या कोई रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी। अगर रिपोर्ट आई होती या कोई इनके ऊपर ऑर्डर आएगा, वो भी रिवील हो जाएगा कुछ ही दिनों में, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब रिवील हो जाती हैं। मेजॉरिटी में चीज़ें रिवील हो जाती हैं, क्योंकि अमेरिकन और यूरोप में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट में मीडिया इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड है कि वो चीज़ों को घुस करके और आगे आकर के और अपनी इन्वेस्टिगेशन से वो सारी चीज़ें निकाल लेती है। मेजॉरिटी में ज़्यादातर चीज़ें वो निकाल लेती है। कुछ चीज़ें जो हो रह जाती हैं, वो रह जाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी हॉलीवुड फ़िल्म्स में, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी हॉलीवुड फ़िल्म्स में रिपोर्टर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। वहाँ की एजेंसीज़ के साथ मिल करके एक अहम भूमिका निभाता है ये, और ये बात सच है कि जो रिपोर्टिंग होती है, जर्नलिज़्म अगर कोई करने पे आ जाए सही से, तो वो जर्नलिज़्म बखिया उधेड़ लेता है केस की वो। बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टिगेशन पे अगर वो आ जाए प्रॉपर्ली, तो वो इन्वेस्टिगेशन की वो बखिया उधेड़ लेता है प्रॉपर्ली, क्योंकि काउंसलर सबसे बेस्ट अगर माना जाता है, तो वो एक जर्नलिस्ट माना जाता है। जर्नलिस्ट से अच्छा कोई काउंसलर नहीं होता है। वो कहाँ से कौन-सी इन्फॉर्मेशन कब चाह के निकाल लेगा, वो किसी को नहीं पता होता है, अगर वो अपनी पूरी तो भूमिका आपकी निभाने पे इन्फॉर्मेशन आ क्या जाता है। कहती है, अब ये युद्ध आगे कहाँ पर देख रहे हैं आप इस युद्ध को? देखिए, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ईरान, मैंने पहले भी कहा है कि ईरान को अफ़गानिस्तान बैकिंग देगा, और सीज़ फायर के उल्लंघन अभी चलते रहेंगे, और सीज़ फायर का उल्लंघन होगा तो ईरान का टारगेट हाइफ़ा ही रहेगा।
और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को एक शील्ड बना करके चल रहा है ईरान इस वक़्त, और जितने अमेरिकन बेसेस हैं उनको टारगेट बना करके चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं वो अमेरिकन, उनको भी टारगेट बना करके चल रहा है। और तीसरी चीज़ देखिए, वो ईरान जो इस वक़्त सबसे बड़ी तैयारी में बैठा हुआ है, सारे देशों की, यूरोपियन, अमेरिकन, सारे देशों की जितने भी स्टेट्स हैं इनके, उन सबकी इकोनॉमी को तोड़ने की सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें ईरान ने झेली हैं, अब वही चीज़ें ईरान झेलाना चाह रहा है यूरोप और अमेरिका को। ओके। शुरुआत में सबसे बड़ा इकोनॉमी हिट किया था ईरान की। ईरान की इकोनॉमी सेकंड नंबर पे थी 1978 में, 1979 में वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे थी, जो कि गिर करके दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गई जहां दिखाई नहीं पड़ती है इकोनॉमी वहां की, और वो अपना बदला इस चीज का लेके रहेगा। तो इकोनॉमी पे वॉर सबसे बड़ा होगा, ग्लोबल ट्रेड वॉर होगा सबसे बड़ा। ग्लोबल जितना ट्रेड है वो इम्पैक्ट करेगा, हिट करेगा, और बहुत ही कायदे से इम्पैक्ट करेगा। यहाँ तक कि मेरा जहां तक के अंदाज है, अगर वॉर चलती रही और सीज फायर प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट जितनी भी है, चाहे वो एनवाईसी हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो चाइना की हो, और वो चाहे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नस्दाक हो, चाहे बीजिंग का हो, और चाहे वो इंडिया के स्टॉक एनएसई हो, ये बड़े एक बहुत बड़ा असर दिखा करके जाएंगे ये अपना। और अगर स्टॉक एक्सचेंज एक बार लुढ़कना शुरू कर गया, स्टॉक मार्केट एक बार लुढ़कना शुरू कर गई, तो सीज फायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और सीज फायर दोनों ही मुल्क नहीं करेंगे यहाँ पर, और वॉर बहुत दूर तक जाएगी एस्केलेट होकर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, आपने समय दिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। दर्शकों का भी शुक्रिया। बहुत बहुत आभार जो उन्होंने समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।